हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए गाइज, अब अपनी आज की क्लास पर आते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में अभी हम मूल अधिकारों के बारे में ही जान रहे हैं, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमारी ये 11वीं क्लास है। अब तक हमारी 10 क्लासेस हो गई हैं। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वो पहले की क्लासेस पढ़िएगा अच्छे से, फिर आप आज की क्लास आपको फिर जब इजीली समझ आ जाएगी। तो मूल अधिकारों में हमने अपने सारे मूल अधिकारों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम डिटेल में पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना शुरू किया था? हमने समता के अधिकार के बारे में पढ़ना शुरू किया था डिटेल में। तो समता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। तो आर्टिकल 14 जो कि क्या बताता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों की समान संरक्षण के बारे में बताता है सभी व्यक्तियों के लिए। तो कहाँ कहाँ एक्सेप्शन है, कहाँ कहाँ अपवाद है, वो सब हमने डिटेल में जान लिया था। ठीक है, वो सब हमने पढ़ लिया था। फिर हमने क्या पढ़ा था? हम फिर आर्टिकल 15 पे आए थे। तो आर्टिकल 15 हमको क्या बताता है? आर्टिकल 15 हमको ये बताता है कि व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी मूल वंश का हो, किसी भी लिंग का हो, लिंग मतलब कि औरत है, आदमी है, या फिर थर्ड जेंडर है जिसको हम ट्रांसजेंडर भी बोलते हैं, उस है उसके आगे है कि या फिर वो उसका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, तो इसके आधार पर उसके साथ किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमको ये अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 15 ये अधिकार देता है। लेकिन आर्टिकल 15 में भी कुछ क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस क्या हैं वो हमने पढ़ लिए थे, वो हमने जान लिए थे। अब उसके आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं वहाँ पर आते हैं। चलिए, तो ये सब तो हमने कर लिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लीज़ एक बार सारी क्लासेस लीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया था। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध, जो आर्टिकल 15 है, किन किन आधारों पर जो विभेद है वो प्रतिषेध करता है, या हम सीधी सी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि जो आर्टिकल 15 है उसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। तो वो हमने पढ़ लिए थे। अब हम क्या जानेंगे? अब हम ये जानेंगे कि आरक्षण होता क्या है, जो रिजर्वेशन है वो होता क्या है और किस किस प्रकार से मिलता है। तो हमने पढ़ा था कि ओबीसी के लिए भी आरक्षण होता है, एससी एसटी के लिए आरक्षण होता है, और जो माइनॉरिटीज़ होते हैं उनके लिए भी आरक्षण होता है, आरक्षित की जाती हैं सीटें। ये सब हम पढ़ चुके थे। तो आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे कि जो शैक्षिक संस्थान होती हैं, जो एजुकेशनल जो संस्थान होती हैं, जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी संस्थान होती हैं, उनमें जो ओबीसी के बच्चे होते हैं या फिर अन्य पिछड़े वर्गों में जो आते हैं उनके लिए आरक्षण, मतलब कि उनको जो रिजर्वेशन है, उनको जो आरक्षण है वो किस प्रकार से मिलता है, क्या क्या बातें इसमें कही जाती हैं, क्या क्या बातें इसमें बताई जाती हैं, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो इसमें बताया गया है उपरोक्त वाद को ये वाद है, वाद नहीं है, वाद है। उपरोक्त वाद को संविधान के 93वें संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया। अब ये जो वाद है, ये क्या कौन सा वाद है कि जो ओबीसी है, ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? आरक्षण होना चाहिए, उनके लिए भी रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये जो वाद है, ये जो बात आई थी, ये कौन सा संशोधन हुआ था? 93rd अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2005 के अंदर। तो जब ये चीज़ शामिल की गई थी, मतलब हम कह सकते हैं कि ओबीसीज के लिए जो आरक्षण आया है वो 2005 में आया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है इस प्रावधान को या फिर इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्र शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया है। तो इसके तहत क्या किया है सरकार ने? जो केंद्र सरकार ने जो शैक्षणिक संस्थान है या केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, मतलब कि कॉलेजेस वगैरह हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, तो उनके जो प्रवेश है, उनके जो एडमिशन है, उसके लिए क्या है, 2000 एक अधिनियम 2006 पारित किया, जिसके तहत क्या हुआ, उनको भी आरक्षण मिलने लगा। ठीक है, आगे इसमें क्या बताया गया है? आगे बताया गया है जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए भी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई हैं। तो जिसके चलते क्या हुआ? अब तक तो क्या था? अब तक तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो राज्यसभा
और विधानसभा ये सब होती थी, उनमें ही सीटें आरक्षित की जाती थी ओबीसीज के लिए, सबके लिए। लेकिन अब क्या होने लगा, 2006 में जो अधिनियम पारित हुआ उसके तहत क्या हुआ कि जो शैक्षिक संस्थान हैं, जो एजुकेशनल सेंटर्स हैं, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वहाँ भी क्या होने लगा कि 27% आरक्षण होने लगा ओबीसीज के लिए। ठीक है, इनमें आईआईटी, जो आईआईटी है भारत के अंदर, या आईआईएम जैसी संस्थान भी शामिल हैं। तो इनमें भी क्या है, बच्चों के लिए रिजर्वेशन मिलने लगा, आरक्षण मिलने लगा ओबीसी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, फिर आगे बताया गया है अप्रैल 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियम को वैधता पर मोहर लगा दी। अब 2008 में क्या किया, जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या किया है, जो दोनों अधिनियम आए थे, दोनों जो अधिनियम पारित हो के आए, उनकी वैधता पर क्या की, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी। ठीक है, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया कि इसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करें। लेकिन न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको क्या आदेश दिया, उसने कहा कि इसमें क्रीमी लेयर का सिद्धांत का पालन किया जाए। ये नहीं है कि ओबीसी में सभी को आरक्षण मिलेगा, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर होती है, तो उसके तहत क्या किया जाए, आरक्षण दिया जाए। अब क्रीमी लेयर होता क्या है, अब उसके बारे में जानते हैं, चलिए। तो क्रीमी लेयर क्या होता है, तो क्रीमी लेयर के बारे में बताया गया है, पिछड़े वर्ग के विभिन्न तबकों के छात्र क्रीमी लेयर श्रेणी में आते हैं। मतलब जो भी ओबीसी है उसके जो अलग अलग तबकों के छात्र हैं वो क्रीमी लेयर में आते हैं, जिन्हें इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जो भी बच्चे क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं तो उनको 27% जो आरक्षण दिया गया है ओबीसीज के लिए, उस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यह तबके हैं। अब कौन से तबके हैं, मतलब क्रीमी लेयर में कौन से लोग आते हैं, वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी लोग आएंगे ओबीसीज में, उनको क्या होगा, उनको इस आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होगा। अदरवाइज जो भी और बाकी जो रहेंगे उनको आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए अब जानते हैं क्रीमी लेयर की कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं। तो सबसे पहले बताया गया है संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, मतलब ओबीसी कास्ट से जो भी रिलेट करते हैं, संवैधानिक पद का जो पद जो धारण करता है जो भी व्यक्ति, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हो गए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। तो क्रीमी लेयर की कैटेगरी में कौन कौन आते हैं, जिन्होंने संविधान का पद धारण कर रखा हो। कौन सा पद, या तो वो राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, संघ लोक सेवा आयोग या फिर उसके अध्यक्ष हो या फिर उसके सदस्य हो, या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो या उसके सदस्य हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि। तो ये सब लोग क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आते हैं। यदि आप इस पद से संबंधित है, इस संवैधानिक पद से संबंधित है, तो आपको इस आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे बताया गया है वर्ग ए या फिर ग्रुप ए या ग्रुप बी की सेवा के क्लास 2 अधिकारी। ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी की जो जॉब करते हैं वो अधिकारी लेवल की जॉब होती है, उसके अधिकारी हैं यदि आप, जो कि केंद्र या राज्य सेवाओं में हैं, जो कि किस में है, केंद्र या फिर राज्य की सेवाओं में हैं जो लोग, उनके परिवार वालों को। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंक, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि के पदस्थ समकक्ष अधिकारी आदि। तो या फिर बैंकों में कोई जॉब कर रहा है बीमा कंपनी से रिलेटेड, या फिर विश्वविद्यालय आदि, इसमें क्या है, इसमें यदि कोई जॉब कर रहा है, इसके पद से समकक्ष अधिकारी हैं यदि आप, तो आपके परिवार में किसी को भी इस आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त होगा। यह नियम निजी कंपनियों में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है। यह नियम जो निजी कंपनियों में जो
कार्यरत अधिकारी होते हैं उन पर भी यह नियम लागू होता है। ठीक है, तो आई होप जो मैं आप बोल रही हूँ आपको अच्छे से सारी बातें समझ आ रही होंगी। अगर नहीं समझ आ रही, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बताया गया है? आगे कहा गया है कि सेना में कर्नल, उसके ऊपर के रैंक का अधिकारी या नौसेना, वायुसेना एवं अर्धसैनिक बलों के समान रैंक के अधिकारी। यदि आप सेना में कर्नल हैं या उससे ऊपर के अधिकारी हैं, या फिर नौसेना, वायुसेना या अर्धसैनिक बलों के जो समान, इनके समान रैंकों के जितने भी अधिकारी हैं, यदि आप उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली में यदि कोई भी इस पद पर है, मतलब कि किसी के फादर इस पद पर हैं, तो और वो ओबीसी कैटेगरी में है, तो उसको यह आरक्षण, इस आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, उसको ये आरक्षण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे बताया गया है डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, कलाकार, लेखक, सलाहकार आदि प्रकार के पेशेवर। यदि आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, कलाकार हैं, लेखक हैं, मतलब आर्टिस्ट हैं, राइटर हैं, सलाहकार हैं, एडवाइज़र हैं आदि प्रकार के पेशेवर, यदि आप इस तरीके के पेशे में हैं, तो भी आपको, आप हो या आप खुद हो या फिर आपके फादर हो, तो फिर आपको ये इस आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट है, आप व्यापार करते हैं, वाणिज्य और उद्योग में लगे व्यक्ति हैं, तो भी आपको ये आरक्षण नहीं मिलेगा। शहरी क्षेत्र में जिन लोगों के पास भवन है, अब जो शहर में लोग रहते हैं उनके लिए किस प्रकार से, यदि आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं और आप लोगों का खुद का घर है यदि, ठीक है, तथा जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक की कृषि भूमि या रिक्त भूमि रखने वाले हैं, या इसके अलावा कि एक निश्चित सीमा है कि इतनी भूमि से यदि आपके पास ज़्यादा है, तो भी आप क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, क्रीमी लेयर का सिद्धांत आपको लागू होगा और आपको इस जो ओबीसी के लिए जो 27% आरक्षण है उसका लाभ प्राप्त नहीं होगा। इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है जिन लोगों की सालाना आय, अब यदि हमने जो जितना पढ़ा इससे आप रिलेट नहीं करते हैं, इसके अलावा यदि सालाना आय कितनी है, 4,4 से अधिक है, 4.5 लाख से, या जिनके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है, या फिर जिसके पास एक छूट सीमा से अधिक की संपत्ति है। 1993 में जबकि मलाईदार परत जो क्रीमी लेयर जिसको हम बोलते हैं हदबंद लागू की गई थी तो 1 लाख थी। जब 1993 में ये सिद्धांत लागू किया था तो तब कितनी थी? 1 लाख थी। लेकिन 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 लाख तथा 2008 में 4.5 लाख एवं 2013 में 6 लाख रुपए किया गया। यदि आपकी 2013 के बाद यदि आपकी जो सालाना आय है वो कितनी है, सालाना आय आपकी 6 लाख से यदि ज़्यादा है तो आपको इस आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो क्या होता है और किन किन लोगों को मिल सकता है, किन किन को नहीं मिल सकता, वो हम उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। फिर उसके बाद हम जो हमारा आर्टिकल 16 है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके हम सारे आर्टिकल्स के बारे में और उनके एक्सेप्शंस के बारे में कि कहाँ कहाँ ये आर्टिकल लागू नहीं होता है, कहाँ कहाँ अपवाद की कैटेगरी में आता है, वो सब हम डिटेल में पढ़ते चलेंगे। तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपको फिर ये चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, आज की क्लास इतनी ही। आपको क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और कंप्लीट में डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।